तो हम लोग बात कर रहे थे मेनका गांधी डिसाइड हो जाने के बाद प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इसको भारत के विधिक क्षेत्रों में क्या समझा जा रहा है और किस ढंग की प्रक्रिया इस रूप में जाना जा रहा है। तो हम लोगों ने देखा था कि मेनका गांधी इसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इसकी जो व्याख्या है वो एक जस्ट फेयर और रीजनेबल प्रोसीजर इसके रूप में है और युक्ति संगतता ये हमेशा दिखाई देगी परिस्थिति में, परिस्थिति बदलेगी, युक्ति संगतता किसी बात को किसी अन्य ढंग से किया जाना अपेक्षित करना शुरू कर देगी। ठीक है, हमने आपसे कई बार कहा कि आपको अत्यावश्यक काम से किसी स्थान पर पहुंचना है, किसी की जीवन मृत्यु का सवाल है, तब अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइव कर रहे हैं तो भी इसे ठीक माना जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप आइसक्रीम खाने जा रहे हैं तब अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के जा रहे हैं तो फिर यू हैव नो जस्टिफिकेशन। तो युक्ति संगतता ये किन्हीं तथ्यों के बारे में स्थिति को हमेशा परिवर्तित करती रहेगी। युक्ति संगतता का अर्थ यह होता है कि परिस्थिति के मुताबिक निर्णय। और मेनका गांधी में क्या कह रहा है? मेनका गांधी में कह रहा कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इसका मतलब है युक्ति संगत प्रोसीजर। दूसरा उसने कहा कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब है न्यायपूर्ण प्रक्रिया। और न्याय हमने आपसे कहा था जब हम लोग विधि शास्त्र ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे थे तो आपसे कहा गया था कि दो प्रकार की विचारधारा ने प्राचीन विधिक जगत में उत्पन्न हुई। एक को कहा गया स्टोइक विचारधारा, ठीक है, और दूसरे को कहा गया हेलेनिस्टिक विचारधारा। और हेलेनिस्टिक विचारधारा कहां पैदा हुई थी? ग्रीस में। ठीक है, जिसके प्रतिपादक हेराक्लिटस, सोफिस्टस, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु उस परंपरा में आते हैं। और दूसरी विचारधारा थी स्टोइकों की, जो कहां पैदा हुई थी? रोम में। और उसमें जेनो, सिसरो, सेंट अगस्टाइन, थॉमस एक्विनास, इस प्रकार के विचारक ये शामिल किए गए थे। और आपको कहा गया था कि रोम में जो डेवलपमेंट हुआ था वो समानता के आधार पर हुआ था। यानी रोम में कानून की जो डेफिनेशन आई थी वो डेफिनेशन ये थी कि कानून वो है जो सभी के साथ समानता का व्यवहार करे। और जो हेलेनिस्टिक विचारधारा है वो ये कहती है कि कानून वो है जो न्याय इसे किया जाना संभव बनाए। ठीक है, यानी कानून न्याय का उपकरण है। और स्टोइक विचारधारा कहती है कि कानून समानता लाने का उपकरण है। और इसीलिए सारी विचारधाराएं पढ़ी जाती हैं, क्योंकि कानून न्याय का भी उपकरण है और कानून समानता लाने का भी उपकरण है। इसीलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस में कंपाइल होकर सारी विचारधाराएं पढ़ी जाती हैं, ताकि आपको कानून के जो विविध पक्ष उन सबकी जानकारी हासिल हो सके। लेकिन चूंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक क्लास नहीं है, इसलिए इस विषय पर बहुत आगे नहीं बढ़ेंगे। सिर्फ यहां जो प्रासंगिक उसकी बात करेंगे कि न्याय की अवधारणा, ठीक है, मॉडर्न आधुनिक विधिक इतिहास के अनुसार, ये शब्द जानबूझकर हम उपयोग करूं क्योंकि इनका जो विधिक इतिहास है वो 4,500-5,000 साल पुराना है।
और सिंधु घाटी सभ्यता 4500 बरस पुरानी तो वही है खाली, ठीक है। और वहां जब आप देखेंगे कि इतनी ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ उनका देखें तो ड्रेनेज सिस्टम आज के महानगरों का ड्रेनेज सिस्टम है। तो जिन्होंने ऐसा ड्रेनेज सिस्टम दिया उनकी न्याय की कोई अवधारणा नहीं रही होगी, ये कल्पना के परे की बात लगती है। इसलिए हम जानबूझकर ये शब्द इस्तेमाल करें कि आधुनिक विधिक इतिहास, जो आधुनिक विधिक इतिहास है वो ऐसा मानता है कि न्याय की अवधारणा कहां विकसित हुई? यूनान में, यानी ग्रीस में। और वहां जो न्याय की अवधारणा विकसित हुई, न्याय यानी क्या? जैसे आप कानून के विद्यार्थी के रूप में और सामान्य व्यक्ति के रूप में लगातार ये कहा करते हैं कि हमें न्याय चाहिए, तो आपसे अगर हम पूछ दें कि आपको क्या चाहिए बताइए, तो हम नहीं समझ पा रहे। हम मंगल ग्रह से आए, हमें न्याय का अर्थ नहीं पता। आप हमें बताइए कि आपको क्या चाहिए। आप कहते हैं हमें न्याय चाहिए, और न्याय नाम की किसी संकल्पना से मेरा कोई परिचय है ही नहीं। हम नहीं जानते हैं कि आखिर आपको क्या चाहिए। तो आप भी तुरंत ही मंगल ग्रह के निवासी हो जाएंगे और आपको भी मालूम नहीं होगा कि न्याय यानी आपको क्या चाहिए। और जरा अपनी स्थिति देख लें, अगर आपसे कोई पूछ दे कि न्याय आपको चाहिए यानी क्या चाहिए आपको बताइए, तो आप अपनी जरूरत शब्दों में उसे बता नहीं सकते, क्योंकि इस संकल्पना को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों की जरूरत है वे शब्द ही नहीं है आपके पास। और शब्द नहीं है ऐसा कहना भी ठीक नहीं। शब्द तो उपकरण है विचार की अभिव्यक्ति का। इनफैक्ट न्याय का कोई विचार यह नहीं है आपके पास। वोकैबुलरी ये समस्या नहीं है। आप जब अंग्रेजी सीखने जाते हैं तो अक्सर कुछ टीचर आपको बताते हैं कि वोकैबुलरी बढ़ाइए, और हम आपको बता रहे हैं कि आपकी जितनी वोकैबुलरी है अंग्रेजी की दैट इज सफिशिएंट। आप अपनी हर बात को उतने ही शब्दकोश के माध्यम से भली प्रकार कह सकते हैं। अंग्रेजी जो आप नहीं बोल पा रहे हैं वो इसलिए नहीं कि आपके पास शब्द कम है। अंग्रेजी इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि आपके दिमाग में आइडिया अंग्रेजी में पैदा ही नहीं हो रहा। आपके दिमाग में जो आइडिया पैदा हो रहा है वो हिंदी में पैदा हो रहा है, उसे आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। और ट्रांसलेट जब आप कर रहे हैं उसमें समय लग रहा है, और समय लगने के कारण आपकी फ्लुएंसी टूट रही है, और उस फ्लुएंसी के टूटने के कारण आप शर्मिंदा अनुभव कर रहे हैं, और फिर वो शर्मिंदगी आपके मस्तिष्क पर छा रही है, और जितना शब्दकोश है वो भी डिसअपियर हो रहा है। ये रूट काज है, ठीक है। और इसीलिए जब तक आपकी बीमारी की पहचान नहीं होती तब तक इलाज कहां से संभव है। इसलिए आप जगह जगह अंग्रेजी सीखने जाते हैं और कहीं अंग्रेजी नहीं सीख पाते, क्योंकि इसी टाइप की बेवकूफी की बातें बताई जाती। और हमने आपसे कई बार कहा कि भाषा सीखने का जो नेचुरल तरीका है वो नेचुरल तरीका यह कि भाषा आपके दिमाग में इतनी भर जानी चाहिए कि उसी भाषा में आपके दिमाग में आइडिया पैदा हो, फिर कोई समस्या नहीं बचती। और हमने आपसे कई बार कहा कि जरा बच्चे की बोलने की प्रक्रिया का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। वही प्राकृतिक प्रक्रिया है बोलने की। बच्चा जब पैदा होता है न वो हिंदी जानता है, न वो अंग्रेजी जानता है, न फ्रेंच जानता है, न चाइनीज, दुनिया की कोई भाषा वो नहीं जानता। और उसे जिस परिवार में आप रख देंगे वो परिवार जो भाषा बोलता होगा, एक 4-5 साल का होते होते वो उस भाषा को भली प्रकार बोलना शुरू कर देगा, भले ही उसे उस भाषा का ग्रामर बिल्कुल न पता हो।
ग्रामर नहीं पता होगा उसको, उसको पूछ दो कि माता जी से ये क्यों कह रहे हो कि तुम कहां जा रही हो, और पिताजी से ये क्यों कह रहे हो कि तुम कहां जा रहे हो, नहीं बता सकता। लेकिन ग्रामर के नियमों के मुताबिक बोलेगा एकदम ठीक, माता जी से यही कहेगा और पिताजी से यही कहेगा। कैसे? ग्रामर तो नहीं पढ़ी उसने, उसका दिमाग में भाषा भर गई है, क्योंकि 2-3 साल तक वो बोला ही नहीं। आप सोचें किसी भी काम को करने के लिए कितनी गहन प्रतीक्षा चाहिए होती है। आप आज आते हैं और कल आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, आप आज आते हैं 10 दिन में आपको सिलेक्शन चाहिए। बोलने की प्रक्रिया सिर्फ बोलने की है, इसके लिए बच्चा 2 साल प्रतीक्षा करता है, हर चीज के लिए प्रतीक्षा चाहिए, ठीक है। सूर्य जब उदय होता है उससे पहले लालिमा छाती है, ठीक है, प्रतीक्षा करनी होती है सूर्योदय की, अकस्मात कुछ नहीं होता, ठीक है। बच्चा 1.5-2 साल सिर्फ सुनता है, उससे घर की महिलाएं, घर के बड़े बुजुर्ग बातें करते हैं, ठीक है, और वो हंसता है उन बातों को सुनकर। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है उससे क्या कह रहे हो, और समझ में आ रहा हो तो भैया वही जाने हैं, वो बता नहीं सकता कि उसे समझ में आ रहा, और हम जान भी नहीं सकते कि उसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन 2 साल बीतते हैं और जैसे ही बोलता है तो बिल्कुल ठीक बोलता है। क्यों? उसके दिमाग में भाषा भर गई है, ग्रामर के नियम नहीं पता है। तो यही भाषा सीखने का स्वाभाविक तरीका है। और कोई भी चीज अगर विचार में आपके दिमाग में नहीं, अब वो इंग्लैंड में होता अंग्रेजी उसके दिमाग में भर जाती है, और 4-5 साल का जैसे होता बिल्कुल फर्स्ट क्लास अंग्रेजी बोलता, और तुम्हारे यहां का पढ़ा लिखा वो उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलता जितना वो बोलता। तुम्हारे यहां के पढ़े लिखे को अंग्रेजी का व्याकरण तो पता होता, लेकिन उस व्याकरण का उपयोग कैसे करें ये नहीं पता होता, और वो व्याकरण तो नहीं जानता लेकिन उसका उपयोग भली प्रकार कर रहा है। ये सिर्फ दिमाग में चूंकि भरा है इसलिए निकल रहा है। आपकी अंग्रेजी न बोल पाने की जो समस्या है वो सिर्फ इसी वजह से है, क्योंकि आपके दिमाग में अंग्रेजी का आइडिया ये आता ही नहीं है, पैदा नहीं होता। अंग्रेजी में पैदा नहीं हो रहा आइडिया, आइडिया हिंदी में पैदा हो रहा है, उसे आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हो। इसलिए जरूरी ये है, जैसे बच्चा सिर्फ बात सुनता है, समझने की कोशिश नहीं करता, ठीक है, इसलिए आप समझने की कोशिश छोड़कर सिर्फ बात को सुनना समझ शुरू कीजिए, समझ में अपने आप आ जाएगी। और बस यही प्रतीक्षा आपसे होती नहीं। इसीलिए कहा गया बूढ़े तोते राम राम नहीं कहते, क्योंकि बूढ़े तोतों में प्रतीक्षा नहीं है, ठीक है, छोटे बच्चों में प्रतीक्षा है, ठीक है। राम को भी अगर वशिष्ठ बड़ी उम्र पर ले जाते तो कुछ नहीं कर पाते, इतने बड़े थे तभी ले गए, ठीक है। तभी कुछ हो सकता है, जब आप इतने बड़े हो तभी चीजें विकसित हो सकती हैं। तो बच्चा समझता कुछ नहीं है, 2 साल तक कुछ नहीं समझता, और आपको ये कहा जाए कि अंग्रेजी सिर्फ सुनो, समझो कुछ मत, तो अपने आप आ जाएगी। आप इस पर विश्वास ही नहीं करोगे, पहली लाइन सुनोगे और समझना शुरू कर दोगे, और जैसे समझना शुरू करोगे तो एक लाइन समझते रह जाओगे, तब तक वो 10 बोल जाएगा। और फिर क्योंकि न पहली समझ में आई न 10 समझ में आई, इसलिए अगर पहली अगर समझ में भी आ गई तो 10 तो नहीं आई, कुछ देर बाद ऊप पैदा हो जाएगी और आप छोड़ देंगे, और फिर वो कभी समझ में नहीं आएगा। यही विषयों के साथ होता है, यही यहां बैठ के हम कहा करते हैं, ठीक है, समझिए मत, हम कहा करते हैं समझिए नहीं मेरी बात को, हम कहा करते हैं समझा तो हम लेंगे, बस शर्त इतनी है कि आप समझिए मत, अब सिर्फ मेरे साथ चलिए, समझा तो हम लेंगे ही, ठीक है, और आपने समझा तो हम कुछ भी नहीं समझा पाएंगे।
ठीक है, इसलिए समझिए बिल्कुल नहीं, ये हम लगातार कहा करते हैं। तो ठीक यही बात है। अब चूंकि न्याय आपसे अगर हम कहें कि क्या है न्याय, बताइए तो। ठीक है, आप कह रहे हो हमें न्याय चाहिए, बताइए तो क्या चाहिए आपको। हमें नहीं मालूम न्याय क्या है, तो आप कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि न्याय की कोई संकल्पना आपके मन में नहीं है। ठीक है, और चूंकि है नहीं इसलिए विचार नहीं है न्याय का, और चूंकि विचार नहीं इसलिए उसे अभिव्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। शब्द तो है लेकिन जिसे अभिव्यक्त करना है वही नहीं है। उपकरण तो है, बिजली नहीं है। जिस ऊर्जा से उसे चलना है वो ऊर्जा, वो प्रेरणा है ही नहीं। तो उपकरण तो है, शब्द तो मात्र उपकरण है, उसकी ऊर्जा तो विचार है, और विचार है ही नहीं। और विचार पैदा होता है संकल्पना से, संकल्पना आती है अनुभव से। वो कुछ है ही नहीं तो फिर कुछ हो ही नहीं पाता। तो न्याय क्या है, इसको सबसे पहले अनुभव किया यूनान में, और उन्होंने बताया कि न्याय क्या है। उन्होंने कहा न्याय का मतलब है सिर्फ इतना कि जो होना चाहिए वही हो। और क्या होना चाहिए ये विचार का विषय होता है। किसी भी सिचुएशन में क्या होना चाहिए इससे सोचना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि सरकारों में बैठे लोग तुमसे कम बुद्धिमान हैं, या न्यायालयों में बैठे लोग तुमसे कम बुद्धिमान, तुमसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। इसीलिए उन्हें जजमेंट करने में समय लगता है, उन्हें निर्णय लेने में समय लगता है, क्योंकि निर्णय वो होना चाहिए जो होना चाहिए, अर्थात निर्णय न्यायपूर्ण होना चाहिए। और न्यायपूर्ण क्या है इस सिचुएशन में जो दी गई है, इसे सोचने में बहुत समय लगेगा। आप तो मूर्ख हैं, आप तो कुछ भी कह देंगे ये होना चाहिए। जब उसके परिणाम आने शुरू होंगे तो आप पल्ला झाड़ेंगे अपने घर, आपसे क्या मतलब है। इसलिए न्याय देर से ही होगा। कितने लोग बेवकूफी की बातें करते हैं ना, न्याय देर से ही होगा, बदला तुरंत हो सकता है। क्योंकि बदला को सोचने नहीं, तुमने ये किया हम ये करें। न्याय में सोचना पड़ेगा, तुमने ये किया लेकिन क्यों किया, व्हाट वर द मोटिव्स बिहाइंड दैट। किया भी है नहीं किया, और अगर किया भी है तो क्यों किया। और चलो विदाउट एनी मोटिव किया, लेकिन अगर हम आपको दंडित करें तो कितना दंडित करें, मैक्सिमम कर दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं वो दंडित हो जाएं जो तुम पर आश्रित हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। बहुत सोचना पड़ेगा। इसलिए राजा प्राचीन समय में या वर्तमान में जो राजा की भूमिका का निर्वहन करता है अर्थात स्टेट, उसे हर फैसला लेने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, लगेगा ही, बिना विलंब के फैसले नहीं हो सकते। अब जस्ट फेयर और रीजनेबल प्रोसीजर ये होना चाहिए, मेनका गांधी कह रहे हैं। मेनका गांधी के डिसीजन में कहा गया। तो जस्ट क्या है, सोचना पड़ जाएगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो होना चाहिए वो जस्ट है और उसको किया जाना चाहिए। फेयर ये होना चाहिए, और फेयर दोनों पक्षों के लिए, दोनों पक्षों के लिए। और यही हमने जब आपसे सीआरपीसी और यानी नागरिक सुरक्षा संहिता और न्याय संहिता इस पर बात शुरू की थी, तो हमने अपने स्टार्टिंग लेक्चर में कहा था कि जो प्राचीन दंड विधियां हैं उनमें विधायिका और कार्यपालिका का जोर दंड पर है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, और स्वतंत्र भारत के बाद जो होना चाहिए था वो अब हुआ। इन नए अधिनियमों में जोर न्याय पर है।
ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन ये बदल गया है, और पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन बदलने से जो स्थिति परिवर्तित होती है वो जबरदस्त होती है। जैसे सीआरपीसी में आप पढ़ेंगे, वहां क्या लिखा था? वहां लिखा था कि जमानती अपराध का अभियुक्त है या अजमानती अपराध का अभियुक्त, पर्सनल बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज, ठीक है, छोड़ा जा सकता है। लिखा था पर्सनल बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज, लेकिन न्यायालय क्योंकि अकस्टम्ड था दंड पर, ठीक है ना, जो सोचने का पॉइंट था न्यायालय का वो दंड पर रहता था, इसलिए आपने ऐसे कम से कम 25 साल की वकालत में हमने ऐसे बहुत कम उदाहरण देखे हैं। ठीक है, इस 1-2 साल को छोड़ दें जब तक ये नए अधिनियम आया कि किसी को विदाउट श्योरिटी छोड़ा गया हो, ऐसे बहुत कम उदाहरण हमने देखे। इवन जब हम जूनियरशिप में गए थे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी कि किसी व्यक्ति को अगर उसके पास जमानती नहीं है तो पर्सनल बॉन्ड पर छुड़ा लेना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। ठीक है, क्या ये प्रक्रिया ठीक है? क्या इस प्रक्रिया को जस्ट, फेयर और रीजनेबल कहें? एक आदमी विदेश का है, यहां आया है, विदेशी भी अपराध करने में सक्षम है भारत की धरती पर, ठीक है, छोड़ो विदेशी, हम रामेश्वरम चले गए, वहां तो हमें कोई नहीं जानता, और बिल्कुल झूठे ढंग से हमें वहां बंद कर दिया, हमारे घर पर सूचना भी नहीं है, हमें कोई मिल भी नहीं रहा जिससे हम चिट्ठी भेजें, कुछ करें, कुछ भी नहीं मिल रहा, हम बंद हैं। जमानत हो गई मेरी, अवेलेबल ऑफेंस है, जमानती नहीं मिल रहा है, छूटे कैसे? ठीक है, लगातार हम हैं, तो जोर न्याय पर नहीं है, दंड पर, दंड पर है। न्याय कुछ दिन प्रतीक्षा करिए, जमानती अपराध है, ठीक है, व्यक्ति जेल में रहना तो कोई नहीं चाहता, अगर 1 सप्ताह 15 दिन जेल में हो गए तो भले ही ये व्यक्ति आप तक अपनी आवाज पहुंचाने में असमर्थ हो, लेकिन आपको खुद में समझ में आना चाहिए कि निश्चित तौर पर इसके पास जमानती नहीं है और हमें पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ा जाना चाहिए। इस तथ्य की जांच करके कि सोसाइटी में मेरी जड़ें कितनी गहरी है, और वो स्टेट के लिए जांच लेना कोई कठिन बात नहीं, क्योंकि न्यायालय रामेश्वरम की पुलिस उसे आदेश करेगा कि इनसे पूछो ये कहां के रहने वाले हैं, और हम तो बताएंगे कि हम अमुक स्थान के रहने वाले हैं। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, मिनट्स लगेंगे। मेरे घर पर 1 मिनट में पुलिस खड़ी होगी, मेरे पड़ोस की है, और 1 मिनट में यह पता लग जाएगा कि हम यहां क्या करते हैं, मेरा घर है नहीं है, सारी बातें 2 मिनट के अंदर पता लग जानी है। और अगर मेरा घर यहां, मेरी नौकरी यहां, सब कुछ यहां, तो हम चंबल तो नहीं चले जाएंगे, ठीक है, जरा से मुकदमे के लिए। तो हमें पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ देना ये कहां से गलत हुआ? लेकिन मतलब प्रोविजन था, लेकिन चूंकि दंड पर जोर था, अब सीधे सीधे लाए हैं, हालांकि अमेंडमेंट से पहले ही ले आए थे, लेकिन अब उसे और ठीक से लाए हैं, और ये कहा कि 7 दिन तक 478 पढ़ेंगे हम लोग, 478 पढ़ चुके हैं। उसमें कहा है कि वो व्यक्ति जो अजमानती अपराध से भिन्न अपराध का अभियुक्त है, यदि जेल में बंद है और 1 सप्ताह से अधिक समय हो गया, तो न्यायालय के लिए यह उपधारित करना युक्ति संगत होगा कि उसे जमानत, उसके पर्सनल बॉन्ड पर जमानत पर छोड़ दिया जाए। तो निष्पक्षता यह होनी चाहिए, ठीक है, जमानत के बिना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब नहीं दे सकता व्यक्ति
तो निष्पक्षता, युक्ति संगतता और न्याय है। इसकी मांग यही है कि व्यक्ति को छोड़ा जाए। और यही अंतर है ए.के. गोपालन और मेनका गांधी का। अगर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इसका अर्थ हम बोलेंगे जो ए.के. गोपालन में दिया गया, तो फिर तो बात खत्म है। क्योंकि अनुच्छेद 21 ये अनुमति दे रहा है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इससे किसी भी व्यक्ति की प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। और बीएनएसएस हो या सीआरपीसी, वो लॉ है, ठीक है, और ये एक प्रक्रिया इसको अधिनियमित कर रही है। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है और उसके मुताबिक किसी को भी उसकी प्राण की स्वतंत्रता या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया तो उसे गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर मेनका गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कैसा होना चाहिए? जस्ट, फेयर और रीजनेबल। तो जस्टनेस, फेयरनेस और रीजनेबलनेस केस टू केस वेरी करना शुरू कर देंगे। और जब केस टू केस वेरी करेंगे तो विभिन्न परिस्थितियों के व्यक्तियों से भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवहार करना यह संभव हो सकेगा। चूंकि प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता, इसका सबसे ग्रेव वायलेशन, यह सबसे गंभीर अतिक्रमण तब होता है जब आपको जेल में बंद किया जाता है। और जेल जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति दोषी नहीं है, क्योंकि हमारी जो दंड व्यवस्था है या हमारी जो दांडिक व्यवस्था है, हमारी जो पूरी दुनिया में, उसमें गंभीर आरोप यानी गंभीर अपराध को करने का आरोप, जिसे हमारे देश में संज्ञेय और अजमानती किस्म का अपराध कहा गया है। हालांकि संज्ञेय और अजमानती किस्म के अपराध की डेफिनेशन ये नहीं है, लेकिन जब हमने संज्ञेय और अजमानती अपराध के संबंध में आपको बीएनएसएस पर चर्चा करते समय बताया था, तो हमने कहा था कि संज्ञेय और अजमानती अपराध नो डाउट वे अपराध हैं जिन्हें बीएनएसएस की प्रथम अनुसूची में संज्ञेय और अजमानती के तौर पर दर्शित किया गया। लेकिन यह भी ठीक है कि संज्ञेय और अजमानती के तौर पर बीएनएसएस की प्रथम अनुसूची में उन्हीं अपराधों को दर्शित किया गया है जो अपराध विधायिका के दृष्टिकोण से गंभीर किस्म के हैं और समाज को गंभीर क्षति पहुंचाते हैं। यद्यपि यह भी ठीक है कि संज्ञेय और अजमानती अपराध के रूप में कैटेगराइजेशन के लिए विधायिका ने सिर्फ इसी एक आधार को मान्यता दी हो, ऐसा भी नहीं है। आपसे वहां चर्चा हुई थी कि असंज्ञेय और संज्ञेय, जमानती और अजमानती, इन अपराधों के कैटेगराइजेशन के संबंध में या इन अपराधों को कैटेगराइज करते समय विधायिका ने किन किन बातों को ध्यान में रखा है, तो सारी चर्चा आपसे हुई थी। लेकिन हां, यह ठीक है कि उनमें एक कंसीडरेशन यह भी है कि संज्ञेय और अजमानती अपराध उनको माना जाए जो गंभीर किस्म के हैं। एक कंसीडरेशन, एक मात्र कंसीडरेशन नहीं है वो, ठीक है, सोल कंसीडरेशन नहीं है, बट नो डाउट दैट इज द कंसीडरेशन, एक कंसीडरेशन डेफिनेटली है। तो पूरी दुनिया में ये चलन है कि अगर व्यक्ति पर गंभीर किस्म का अपराध करने का आरोप लगाया गया है तो आरोप में, क्योंकि स्थितियां दोनों संभव हैं, पॉसिबिलिटीज दोनों हो सकती हैं, उसने अपराध किया हो न किया हो, दोनों संभव है। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि जैसे ही आरोप लगा वैसे ही गिरफ्तार करने की नहीं, कर सकने की, गिरफ्तार
कर सकना और गिरफ्तार करना दो अलग अलग बातें हैं। सकना क्षमता दे रहा है, यू मे डू दैट, यू मे नॉट डू दैट, आपकी मर्जी है। इफ यू हैव द जस्टिफिकेशन यू मे प्रोसीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। कर सकने में, और अगर करना मीनिंग देयर बाय द स्टेटमेंट इज ऑब्लिगेटरी। by in this situation you are obligated by someone to act in a particular style। तो दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है। तो दुनिया में जितने भी लीगल सिस्टम रन कर रहे हैं उनमें डेफिनेटली गंभीर अपराधों की दशा में आरोप लगते ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकने की सुविधा लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को दी गई है। और अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इस सुविधा का इस्तेमाल किया तो यह सुनिश्चित होना चाहिए कि वे इस सुविधा का इस्तेमाल करें, दुरुपयोग नहीं, दुरुपयोग नहीं, ठीक है ना। जैसे दुरुपयोग में भी उपयोग है, दुरुपयोग में भी इस्तेमाल है, लेकिन इस्तेमाल के लिए चीजें आपको दी जाती हैं, उनके दुरुपयोग के लिए नहीं। तो जो जस्ट फेयर और रीजनेबल प्रोसीजर है वो ये मांग करेगा कि दुरुपयोग न हो। अब चूंकि है क्या कि समाज में अधिकतर व्यक्तियों के द्वारा अपराध किए जाने की स्थिति में उनके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन ये किया जाता है। और प्रायः अधिकतम उदाहरण प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता के यहीं से आते हैं। या यूं कहें कि ठीक है प्राण की स्वतंत्रता में बहुत सारी चीजें शामिल है, दैहिक स्वतंत्रता में बहुत सारी चीजें शामिल है, लेकिन प्राण की स्वतंत्रता में जो कुछ शामिल है, दैहिक स्वतंत्रता में जो कुछ शामिल है, उन सब में से या जो चीजें उनमें शामिल हैं उनका उल्लंघन किसी एक व्यक्ति के जीवन में हो सकता है और वो वहां जा सकता है, लेकिन वो एक का सवाल है, एक का। और चूंकि अपराध करने के आरोप पर जो व्यक्ति गिरफ्तार होते हैं उनके साथ होने वाला व्यवहार समाज को मास स्केल पर प्रभावित करता है, बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। न सिर्फ वो व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ, उसके परिवार वाले, उसके नातेदार, उसके रिश्तेदार, वो जहां नौकरी करता था उसका सेवा योजक, ठीक है, बड़े स्तर पर लोग प्रभावित होते हैं। और किया जा सकता है क्योंकि कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से किया जा सकता है, यानी किसी की भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो सकता है। हाँ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नहीं हो सकता, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से तो हो ही सकता है। तो सर्वाधिक प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के हनन के जो उदाहरण दिखते हैं वे अपराधों के संदर्भ में दिखाई देते हैं, ठीक है। अधिकतर या यूं कहें कि अपराधों के संदर्भ में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के हनन के जो उदाहरण दिखते हैं वे समाज को इस विस्तार तक प्रभावित करते हैं कि जब मेनका गांधी में यह कहा गया कि सिर्फ इतना नहीं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से आप किसी के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन कर सकते हैं, बल्कि इसमें यह इंक्लूड मानी है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो होनी चाहिए वो जस्ट फेयर और रीजनेबल होनी चाहिए, यह भी इसमें लिखा है, ये इंक्लूड करके चलिए। तो इस लाइन का जो सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ वो आपराधिक न्याय प्रशासन पर हुआ, जेल एडमिनिस्ट्रेशन पर हुआ, क्योंकि जेल में लोगों को रखकर उनकी प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता का हनन बहुतायत में होता है। सबसे ज्यादा इसका प्रभाव डेथ सेंटेंस पर हुआ, क्योंकि ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के हनन के बहुत गंभीर उदाहरण हैं।
और इसीलिए आपसे एक्सटेंडेड व्यू के संबंध में अनुच्छेद 21 के बहुत ज्यादा नहीं पूछते, अधिकतर पूछेंगे अनुच्छेद 21 में कि अनुच्छेद 21 की व्याख्या मेनका गांधी में जो आई, उसके बाद आपराधिक न्याय प्रशासन में क्या सुधार हुए, उसके बाद मृत्युदंड, उसकी संवैधानिकता, और मृत्युदंड देने के पश्चात मृत्युदंड के निष्पादन, इसके बीच में जो व्यक्ति को जेल में रखा गया उसके संबंध में न्यायपालिका का क्या विचार सामने आया। मेनका गांधी की नवीन व्याख्या, इसके हो जाने के बाद जो जेलों का वातावरण है उसमें सुधार किस प्रकार से आए, ये ज्यादा पूछते हैं। क्योंकि मेनका गांधी में जो बात आई उससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो रिफॉर्म आया है वो रिफॉर्म देखने लायक है। और मजेदार है, 1978 में मेनका गांधी डिसाइड हुई और 1972 में हम पैदा हुए, यानी उस समय हम 6 साल के रहे होंगे, 6-7 साल के, ठीक है। लेकिन 2000 आते आते 90, 95, 2000 आते आते हम समझदार तो हो ही गए थे। तो 90, 95 और 2000 यानी 90 के दशक में जितने लोग आपके पिताजी की पीढ़ी के होंगे उनसे पूछिएगा, 78 में डिसाइड होंगे मेनका गांधी, 78 तो 80, 10, 90 यानी 12 साल बाद में, 90 से 2000 के दशक में ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस थी, बड़ी कॉमन, कि एफआईआर लिख गई और 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, पुलिस रिपोर्ट न्यायालय को जा ही नहीं रही है। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट न तो चार्जशीट के प्रारूप में और न ही फाइनल रिपोर्ट के प्रारूप में जा ही नहीं रही है, बस पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। और एफआईआर किसी खिलाफ लिख जाए तो हम इतने मूर्ख हैं कि तुरंत उसे अपराधी मान लेते हैं। और विशेषकर ये लॉ कॉलेजेस में पढ़ने वाले जो एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं, तो नानी पालकी वाला से भी कुछ ज्यादा कानून जानने वाले लोग होते हैं, क्योंकि ये तो सबसे पहले बता देते हैं कि वो अपराधी है। तो उसकी जो सोशल रेपुटेशन है, हालांकि वो दोषमुक्त हो जाता तब भी उसकी सोशल रेपुटेशन वापस नहीं आती, लेकिन चलो कुछ हद तक तो कुछ हो ही जाता है। आप 8-10 साल तक उसे यूं ही कुछ नहीं उसका करना, बस ऐसे ही एफआईआर लिखी वो घूम रहा है, अब कुछ कर ही नहीं रहा, ठीक है। वो स्टिग्मा लिए टहलना है और आपसे कोई मतलब नहीं, आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप आराम से बैठे, ठीक है। दुनिया उसे अपराधी कह रही है, जबकि यह भी हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन में ही वो निर्दोष पा लिया जाए और आप फाइनल रिपोर्ट के प्रारूप में पुलिस रिपोर्ट प्रेषित करें। तो ये 8-10 साल ठीक है, सही है कि चूंकि गंभीर अपराध का आरोप, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि न्याय का मतलब है जो होना है सो हो। अगर इसे दंड मिलना चाहिए तो मिले, छूटना चाहिए तो छूटे, लेकिन ये होगा कब? जब इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट करो, पुलिस रिपोर्ट तो फाइल करो, और चलो कोई समस्या हो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने में, मत करो। लग सकता है इन्वेस्टिगेशन में 8 साल और 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन कोई कारण तो बताओ क्यों लग रहे हैं 8 साल 10 साल, कोई कारण भी नहीं है। तब फिर इस स्थिति को कैसे लागू कर दिया जाए? तो मेनका गांधी डिसाइड होने के बाद भी 15 और 20 और 25 सालों तक, ठीक है, प्रोसीजर जस्ट फेयर और रीजनेबल नहीं हो पाया। आपने क्या किया? ऐसा अपराध करने के लिए व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर लिख ली,
जिसमें सरकार की परमिशन चाहिए। चलिए, पुलिस रिपोर्ट लग गई, अब परमिशन ही सरकार नहीं दे रही, 20 साल हो गए, परमिशन ही नहीं दे रहे। ठीक है, और ऐसे अनेक मुकदमे आप पढ़ेंगे जिसमें सरकार ने परमिशन नहीं दी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उठा क्वेश्चन कर दिया। अब एक और दृष्टिकोण जिससे सोचना चाहिए, हमने कहा किताब मत पढ़िए, किताब में जो लिखा है उसे विभिन्न एस्पेक्ट से सोचिए, और जो विभिन्न एस्पेक्ट से आप सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कितने धूर्त होते हैं सरकार में बैठे लोग, और ऐसी स्थिति क्यों आती है कि आपको यह लगने लगता है कि सरकार से सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है, क्योंकि नहीं होता, कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। इसलिए अब सरकार ने क्या किया, जस्ट फेयर और रीजनेबल प्रोसीजर जैसे ही आया, ये व्याख्या इन्होंने क्या शुरू किया। अब आप समझ लें 78 से लेकर 2000 तक कौन लोग सरकारों में थे, ठीक है, अंदाजा लगा लें। अब होता क्या, और अपने मुकदमे पढ़िएगा, आपकी किताबों में वो मुकदमे लिखे हैं जिनमें क्या किया, करप्शन एक्ट में मुकदमा लिखा, सरकार की परमिशन चाहिए, परमिशन ही नहीं दी 20 साल तक। तो सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा साहब जस्ट फेयर और रीजनेबल प्रोसीजर होना चाहिए, 20 साल तो साहब हो गए, हमें तो प्रोसिक्यूट अब तक किया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, क्वेश्चन कर दिया, किताब जो है परमिशन, ये क्या तरीका है, क्यों नहीं दिया आपने, कोई कारण बताइए, कारण आप बता नहीं पा रहे, तो आदमी इतने दिन तक स्टिग्मा लेकर जिंदा क्यों रहे, उन्होंने उठाया क्वेश्चन कर दिया। तो इन्होंने भ्रष्टाचार करने की ये जुगाड़ निकाल दी। अब लिखेंगे एफआईआर, परमिशन ही नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट बाद में क्वेश्चन कर ही देगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन करना बंद कर दिया। अब जब वो क्वेश्चन कर रहा था तब जनता पर क्या इंप्रेशन जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, बड़ा होना कहीं नहीं है, तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो, इसलिए ये स्थिति पैदा हो रही, और आप मार्ग निकाल रहे हैं कानून के दुरुपयोग से। और जनता में क्या चला गया कि साहब जो है एफआईआर हो गई, लेकिन जनता में ये चला गया एफआईआर हो गई, और ये बड़े साफ सुथरे हैं, और बाद में एफआईआर चलती रही, और सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन हो गया मसला, न वो जेल गए, न कोई ट्रायल हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और इसी ढंग से भ्रष्टाचार पर मुकदमे लिखते रहे, और इसी ढंग से भ्रष्टाचार पर मुकदमे छूटते रहे। इस ढंग से दुरुपयोग चीजों का शुरू हुआ। तब आप देखेंगे 2000 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा जस्ट फेयर और रीजनेबल, ये जस्ट फेयर और रीजनेबल का मतलब जस्ट होता है, जो होना चाहिए तो। तब फिर आगे उन्होंने क्या कहना शुरू किया कि नहीं, हम ये देखेंगे डिले क्यों हुआ, किसकी गलती से हुआ, अगर अभियुक्त की गलती है तो कोई माफी नहीं मिलेगी, 20 साल बाद भी मुकदमा चलेगा, ठीक है। तब हम ये करेंगे कि हम टाइम दे देंगे कि इतने समय में मुकदमा तय करो, ठीक है, जहां तक संभव हो इतने समय, ये नहीं कि इतने समय में ही खत्म करो, ये नहीं कह रहे हम, लेकिन जहां तक संभव हो वहां तक इतने समय में खत्म करो। तो जहां तक संभव हो इसका मतलब यह है कि प्रयास करो खत्म करने का, ना हो पाए कोई बात नहीं, ना हो पाए कोई बात नहीं। जैसे हम आपसे कहते हैं कि फॉर्म भरिए, सिलेक्शन नहीं होगा मत हो, पढ़िए नहीं आ रहा कोई बात नहीं मत आए, लेकिन बिना पढ़े ये मत बताइए कि नहीं आ रहा, बिना पढ़े मत बताइए। और सही बात यह है कि आपको सही स्थिति की जानकारी तभी हो पाती है जब आप खुद करके देखते हैं, ठीक है। जरा अपने मन को देखिए, पैसा सुख नहीं दे सकता, ठीक है, ये हम भी बोल देते हैं, आप भी बोल देते हैं, सब बोलते हैं कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है, ठीक है, ये हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं। लेकिन जरा अपने मन का परीक्षण करिएगा, जिस समय आप ये कह रहे होते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, उस समय आपके मन में
दो मन हो गए होते हैं। एक मन कह रहा होता है कि नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता। दूसरा कह रहा होता कि अरे यार बेकार की बातें मत करो, पैसा ही सब कुछ होता है। ये दो मन आपके भीतर चल रहे होते हैं, अंतर्द्वंद इसी को कहते हैं। ये दो मन हैं जो आपके भीतर लगातार चलते हैं। क्यों? ये अनुभव नहीं है आपका कि पैसा सब कुछ नहीं है, ये अनुभव नहीं है आपका, ये आपके लिए सुनी सुनाई बात है। और आपने इतने बड़े लोगों से ये सुन ली है कि वे गलत कह रहे हैं, ऐसा कहने का आपका मन नहीं, आपकी हिम्मत नहीं है, इसलिए आप ऐसा कहते हैं। ये आपका अनुभव नहीं है। अनुभव तो उस दिन होगा जिस दिन आप पैसा कमा लेंगे खूब ढंग से और आपको सब कुछ हासिल नहीं होगा। उस दिन आपका अनुभव होगा कि पैसा सब कुछ नहीं है। इसलिए अकर्मण्यता, आलस्य, ये करने के लिए आपसे नहीं कहा जाता है। ठीक है, आप एग्जाम दीजिए, नहीं होगा मत हो, लेकिन एग्जाम दीजिएगा मतलब सिर्फ एग्जाम देना नहीं है, एग्जाम जैसे दिया जाता है वैसे दीजिए। ठीक है, अपनी भरपूर मेहनत कीजिए, जितनी आप कर सकते हैं उतनी करिए, मत हो। तब अगले एग्जाम में या तो हो जाएगा और या फिर आपको यह अनुभव आ जाएगा कि नहीं, करने से कुछ नहीं होता, ईश्वरीय कृपा से ही सब कुछ होता है। उससे पहले आपका यह अनुभव, और फिर विनम्रता जन्मेगी आप में, भले ही ना हो लेकिन फिर भी आप हम्बल हो जाएंगे, विनम्र होंगे। ठीक है, तो आप करेंगे और जानेंगे, तभी चीजें ठीक हो सकती हैं। तो करने की कोशिश करिए। मेनका गांधी में उन्होंने यही कहा कि जस्ट प्रोसीजर, ठीक है, ऐसे कैसे हो सकते हैं जिनमें क्या हो कि इनऑर्डिनेट डिले, यानी लंबा समय लग रहा हो इन्वेस्टिगेशन में। तो बताइए तो क्यों लग रहा है लंबा? आप कुछ कारण तो बताएंगे, आप कारण बताइए। ठीक है, अगर हमने कहा कि जहां तक संभव हो इतने समय में पूरा करिए, तो जहां तक संभव हो आप कुछ बताइए तो आपने क्या किया उसे, उस समय जितना हमने बताया था उस समय के भीतर समाप्त करने के लिए आपकी ओर से क्या प्रयास हुए? आपने कुछ नहीं किया और आप चले आ रहे हैं कि तब उतने समय में समय नहीं समाप्त नहीं कर पाए, टाइम बढ़ा दीजिए। क्यों बढ़ा दें? आपने किया क्या ये बताइए। आपने सब कुछ किया और नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, टाइम बढ़ा देंगे, ताकि ये टैक्टिस ना बन पाए जो कि सरकारों ने बनाई, क्योंकि सरकार की पुलिस है, सरकार का सारी चीजें भेज ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, बैठे हैं आराम से। बाद में सुप्रीम कोर्ट उठा पेश कर देगा और जनता तो मूर्ख होती है, जनता को बता देगा हम कोर्ट से छूट गए। ये सारी स्थितियां, तो कैसे मेनका गांधी के बाद जस्ट, फेयर और रीजनेबल, इन तीन शब्दों ने सारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बदल कर रख दिया, रिफॉर्म करके रख दिया। लेकिन जस्ट, फेयर और रीजनेबल आ जाने के बाद भी लंबे समय तक सरकारों की कारगुजारी से, और सरकारें समझ लीजिए उन्हीं की थी जो आजकल संविधान बचा रहे हैं, उनकी कारगुजारी के कारण ये तीन शब्द भी पूरी तरह इफेक्टिव नहीं हो पाए और इन तीन शब्दों से कहीं ना कहीं दोषियों को अधिक फायदा पहुंचा है। ठीक है ना। अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस चीज को अनुभव किया है कि ये तो नया तरीका निकल आया है। ठीक है, तब उन्होंने फिर अपने व्यू को चेंज किया और यह कहना शुरू किया कि नहीं, हम ये देखेंगे गलती किसकी। ठीक है, 2005 में 437A आई थी, ठीक है ना, जो मेरे ख्याल से कितनी हो गई, 479 हो गई 478 में। ठीक है, 436 जो थी वो 478 हो गई BNSS में।
और जो 437A थी सीआरपीसी में वो 479 हो गई। उसमें उन्होंने कहा कि आधा समय जेल में बिता लिया, जमानत मिलेगी, ठीक है, या जमानत दी जा सकती है। अगर आधा समय आपने जेल में बिता लिया, जिस अपराध में आप बंद हैं उसमें जितनी अधिकतम प्रोवाइड है उसका आधा आपने बिता लिया, तो जमानत दी जा सकती है। लेकिन इस अधिकार पर विचार करने से पूर्व यह देखा जाएगा कि जो डिले हुआ क्यों हुआ। आप ही ने तो नहीं किया। अगर आप ही ने किया तो फिर 437A या 479 का फायदा आपको नहीं मिलेगा। 2005 में इस ढंग की धारा किसमें, सीआरपीसी में जोड़ी 437A के रूप में, और वो धारा तब जोड़ी जब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आ गए। पढ़ाए बताएंगे अभी, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने किन मुकदमों में ये कहा। उसके कारण आपका 437A आई, और अब जब पूरी तरह अमेंड किया तो 479 आ गई। यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर जबरदस्त रिफॉर्म हुआ है। मेनका गांधी का जो इंपैक्ट हुआ है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर बहुत जबरदस्त हुआ है। पॉइंट बाय पॉइंट इन्वेस्टिगेशन पर क्या इंपैक्ट आया, ट्रायल पर क्या इंपैक्ट आया, अरेस्ट पर क्या इंपैक्ट आया, ठीक है ना, डिले पर क्या इंपैक्ट आया, स्पीडी ट्रायल कैसे सुनिश्चित हुआ, बेल पर क्या इंपैक्ट आया, ठीक है ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इनकी स्थापना के रूप में क्या इंपैक्ट आया, लीगल एड इसमें क्या इंपैक्ट आया, ठीक है। तो ये विभिन्न एड्स में, विभिन्न हेड्स में क्या इंपैक्ट देखा गया है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर मेनका गांधी के बाद, इस पर बात कल करेंगे। देखेंगे।